अस्सलाम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज की जो खबर है वैसे तो ये होनी चाहिए थी कि मुल्क की मईशत के जो हालात हैं और जो रुपया हमारा अब एक निचली डगर पर चल रहा है, खासतौर पर तब से जब से साइकोलॉजिकल बैरियर रुपये पे से हटाया गया है। लेकिन आज की खबर क्या है? आज की खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया, उसमें सेडिशन चार्जेस तक डाले गए हैं और मामला आप तमाम के सामने है। कल की जो उनकी एक तकरीर थी जो उन्होंने रात गए की थी और इस खदशे के तहत की थी कि खान साहब शायद गिरफ्तार होने वाले हैं। एक तो ये कि उस खदशे के तहत उस तकरीर में उन्होंने खानदानों के हवाले से बात की कि इलेक्शन कमीशन और उनके अमला और उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके खानदान, उनके हवाले से बात की गई। इट कैन बी कॉल्ड अ थ्रेट, इट कैन वेरी मच बी कॉल्ड अ थ्रेट। ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात सरासर नाजायज थी, सरासर ये कंडेमनेबल था और किसी भी के भी खानदान पर जाकर उनको क्रिटिसाइज करना बहुत बहुत एक गलत हरकत है और इसकी किसी तरह से तायीद नहीं की जा सकती, नो मैटर द कंडक्ट। आप उस शख्स के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन आप उनके खानदानों पर नहीं जा सकते। लेकिन नाजरीन, क्या ये अपनी नौयत का पहला बयान है जो कि दिया गया है? फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था पहले ये सुनिएगा, फिर उसके बाद इसी नौयत के कुछ और बयान सुनते हैं। लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। जी नाजरीन, बिल्कुल जो बात है, जो गिला है वो इलेक्शन कमिश्नर उनके मेंबर्स से हो सकता है, लेकिन उनके खानदानों से गिला करना, उनके ऊपर बात करना, ये बिल्कुल गोइंग ओवर द टॉप था। लेकिन क्या ये अनोखा बयान है जो कि फवाद चौधरी साहब ने दिया था, जिसके बाद उनकी एक गिरफ्तारी सामने आई, बगैर वारंट के जाया गया उनके घर में, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो भी बड़ा अनकॉल्ड फॉर था और उसे भी हमें इसी तरह का एक सेंस मिलता है कि जमहूरियत में इस तरह की चीजें सरासर एक बहुत काला जर्ब जो है वो डालती हैं। और उनके भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन नाजरीन, ये इस तरह की नौयत का पहला बयान नहीं है। पिछले बयानात जो अभी मौजूदा हुकूमत है, जब वो अपोजिशन में थे, इसी तरह के बयानात उतने ही काबिल मजम्मत ये लोग भी देते रहे हैं। सुनिएगा क्या हुआ। और ये दो रहनुमाओं के बयानात हैं जो कि अभी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान कराने के लिए आप उनके खिलाफ दामाद। मैं एफआईए को भी कहना चाहता हूं, किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासत किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। जी नाज़रीन, इसी नौयत के ये बयानात जहां पर हिसाब ना सिर्फ उस शख्स से बल्कि उसके खानदान तक से मांगा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब भी ये बातें कर चुके हैं, अता तारड़ साहब भी, दोनों इस वक्त सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स हैं। ये बात भी गलत है अगर हम कहें कि उन्होंने कभी इसके लिए कोई खमियाजा नहीं भुगता। वहां पर भी जेलें हमने देखी, बल्कि पिछले अदवार में जो कैद हुई, जो सियासी बंदिशें हुई, जो सियासी विक्टिमाइजेशन हुई, उन तमाम का तस्करा आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने किया है और बिल्कुल बजा किया है। उन्होंने खवातीन की गिरफ्तारियों का भी तस्करा किया जिसमें मरियम नवाज साहिबा और फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी भी शामिल थी। लेकिन विल टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? क्या दो गलत मिलकर भी एक सही बना सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है, ना है, ना है। इसके ऊपर पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज दोनों को शामिल रखेंगे। आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पूरे मामले पर बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, वैसे तो मुल्क के हालात देखते हुए इस वक्त जो गुफ्तगू का महवर होना चाहिए वो मुआशी मुश्किलात होनी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में इलेक्शंस का जो एक शेड्यूल है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उनको शफाफ तरीन कैसे बनाया जाए। लेकिन हमारा जहन आगे सोच ही नहीं पाता क्योंकि हम लोग प्रेजेंट डे में बहुत ज्यादा हम एक तरह से मजबूर होते हैं कि हम फंसे रहें। बिल्कुल हर तरह से ये काबिल मजम्मत है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, लेकिन इसके मुहरकात उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, लीगैलिटीज के ऊपर भी होनी चाहिए।
चाहिए। और यकीनन जो धमकी उन्होंने दी, थ्रेट किया ईसीपी के फैमिली मेंबर्स को, वो भी उतना ही काबिल मजम्मत है। लेकिन नाजरीन, सेडिशन के चार्जेस इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस मामले को क्या लो इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान साहब के लिए आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात होने वाली हैं। जैसे हमने ब्रेक से पहले आप तमाम के साथ इशारा किया कि जमान पार्क लाहौर में भी कुछ इसी तरह की मूवमेंट्स, हलचल बिल्कुल एक रोज पहले हमने देखी थी। तमाम मामले पर बात करते हैं और इसमें सियासी व्यू पॉइंट्स एज वेल एज नॉन पार्टिजन व्यू पॉइंट्स शामिल गुफ्तगू रखते हैं। पूरे मामले पर बात करने के लिए जनाब कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव भी हम आपसे जानेंगे और पूरे मामले पर तज्जिया तबसरा भी आपका हमारे हमरा होगा। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमारे साथ हैं, साबिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद चीमा साहब। आपसे हम लोग पीटीआई के मौक़िफ़ और अपोजिशन जो इस वक्त आर्च अपोजिशन है वो है ही पीटीआई, तो उनके मौक़िफ़ जानेंगे इस पूरे मामले पे। अब आगे क्या लाए अमल है, आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन चीमा साहब कुछ लोग ये कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तस्करा हमने फवाद चौधरी साहब का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं देखा। बात पर पूरा जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो जनाब नदीम अफजल चंद हमारे साथ रखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, सीनियर सियासतदान हैं। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद चंद साहब। जाहिर है जब इस तरह की गिरफ्तारियां पिछले अदवार में होती रही पीटीआई के, उस वक्त भी हम मजम्मत करते थे, इस दफा भी इसको पॉलिटिकल ही समझा जाए, हम क्यों ना समझे इसको पॉलिटिकल, जैसे कि मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर इत्तलात कह रही हैं कि इसको पॉलिटिकल ना समझा जाए। और ये बात भी सही है कि कानून का सामना करने में किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए। आपको भी बहुत खुशामदीद चंद साहब वंस अगेन। बात का आगाज कमर दिलशाद साहब मैं आपसे करती हूँ क्योंकि आप हमें थोड़ी इसके खदो खाल थोड़े बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो हम पार्टिजन व्यूज भी मांगेंगे। ये बताइएगा कि क्या ये बात सही है कि धमकी दी इलेक्शन कमीशन के फैमिली मेंबर्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब की तरफ से, लेकिन सेडिशन चार्जेस ये एड अप नहीं होता सर। आपका इस पे क्या व्यू है, जस्टिफाई होती है ये गिरफ्तारी, या आप मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ ज्यादा आपका इत्तेफाक रहेगा जो कहती हैं कि इसको बिला वजह सियासी रंग दिया जा रहा है? देखो जी, हम हुकूमत के मौक़िफ़ की तरफ नहीं जाते। हुकूमत अपने मफादात के तहत अपने बयानियां जारी करती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि फवाद चौधरी साहब एक इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में अपने अच्छी सी वजारतों पर रहे हैं और अब इमरान खान के भी बहुत ट्रस्ट करती हैं। तो उन्हें एक इतनी सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी कि ठीक है आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसलों पर तनकीद करें, हम भी तनकीद करते रहते हैं बाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, लेकिन ये कहना कि जी मैं आपके खानदान को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका पीछा करूंगा, हम आपको घर तक जो है वो पीछा करेंगे, तो धमकियां भी दी गई उनको जिस अंदाज से। पर ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमीशन एक क्लर्क है, ऊपर से धमकी आ जाती है, दस्तखत कर देता है, इस तरह की जबान एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं करनी चाहिए। वो खुद भी वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो इस तरह हम ये चाह रहे थे। एक बात की गुंजाइश रखिएगा, उन्होंने क्लर्क नहीं मुंशी कहा, और उस पे पीटीआई के जो लोग हैं और जो खासतौर पर हिमायती जितने भी जो माइंड्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जी मुंशी इज नॉट अ बैड वर्ड, उसको आप इतने नेगेटिव लाइट में क्यों ले रहे हैं मुंशी कहना किसी को? नहीं, बात यह है कि जिस अंदाज से उन्होंने मुंह चढ़ा के तंजीह अंदाज में बात की, वो मुंशी का मतलब और होता है। अच्छा वैसे जो मुंशी जो है अंदाज बयां फर्क था, शायरी पे एतराज कम है। नहीं, वो बात दुरुस्त नहीं है। वो बात मैं समझता हूँ, मुंशी जो है ना वो ठीक है कि यूपी रियासत में जो नवाब होते थे वो अपने इंतहाई अटॉर्नी जनरल को उसको कहते थे मुंशी, वो बात और मैंने में होती है। वो तो फवाद चौधरी वहां तक नहीं पहुंच सके, इतनी उनकी अक्ल दानिश नहीं है कि वो यूपी के नवाबों की मिसाल की तरफ का इशारा हो, वो बात अलग है। बात यह है कि उन्होंने इंतहाई तहजीक अमेज में खानदानों को धमकी दी, वो नहीं देनी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंटेरियन है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हुक्म के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, बगावत की दफात लगाई गई, तो जिसकी बना पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब वो अपनी अदालतों में बगावत की जो दफात लगाई गई है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये तमाम तर मामला आगे परस्यू किया गया है, ये जायज है, दुरुस्त है? बगावत सेडिशन तो बहुत बड़ी बात है ना, ये सेडिशन के इक्विवेलेंट क्या आप इसको समझते हैं? ये नहीं, मैं बताता हूँ कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं होते, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के तहत उन्होंने जाके FIR दर्ज करवाई है। सही। और जब इदारे की तस्दीक तजरीब हो रही हो
तो उन्होंने अपने इदारे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दफ़ात लगवाई है, बगावत का मुकदमा भी है, वो सारे मामलात हो गए जिनको मालूम है फवाद चौधरी साहब को जिनकी सज़ा उम्र कैद हो सकती है, लेकिन सारे मामलात अदालतों में जाएगा, फैसले होंगे, तमाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। लेकिन हमें अफसोस इस बात का हुआ कि एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन जो हुकूमतों में अहम ओहदों पर रहा हो, उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इदारे को धमकी देना, उनको ललकारना, उनको इस तरीके से करना, ये दुरुस्त नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इसके ऊपर अपना डिफेंस करेगा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन की मामलत करेगा, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने अपना सियासी मुस्तकबल जो है वो दांव पे लगा दिया। अच्छा, ये तो आपने बहुत राइट, आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। आप कहते हैं कि अपना फ्यूचर भी, मुस्तकबिल भी, सियासी मुस्तकबिल भी दांव पर लगा दिए। पार्टी के भी व्यूज आ जाएं इसके ऊपर। चंद साहब, आपकी तरफ मैं पहले आती हूँ यकीनन, क्योंकि आपके सवालात के भी जवाबात यकीनन चीमा साहब फिर अपने जवाब में उनको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन आप बताइएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? इस तरह की जितनी गिरफ्तारियां आपके दौर में, यानी अब आपको मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, पीटीआई के दौर में जो जो ये चीजें होती थी, आप तो उस वक्त काबीना का हिस्सा होते हुए भी उनके खिलाफ आप बरमला एक बात करते थे कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब आप हुकूमत की तरफ हैं, क्या आप इसको यही कहेंगे कि ये जी सियासी रंग इसको बिला वजह दिया जा रहा है, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है? देखें मोना, मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सियासत में इस वक्त जो शिद्दत है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और ये जमहूरियत के लिए और हमारे इदारों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज है। गिरफ्तारियां हो या ना हो, मैं चौधरी फवाद की तरह ऐसा भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि जब पिछले दौर में निहाल हाशमी या और लोग गिरफ्तार होते थे तो मुझे पता है कैबिनेट में बैठ के हम कहीं भी बात करते थे, लेकिन शीरीन मिजारी और फवाद शीरीन फिर भी कुछ सपोर्ट करते थे, लेकिन मेजॉरिटी लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और ये मैं समझता हूँ उस वक्त भी गलत था, और अगर आज भी हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। एक ये रातों को घरों से गिरफ्तार करना या इस तरह पॉलिटिकल लोगों को, या कोई भी शरीफ शहरी हो, आम शहरी हो, आप उसको नोटिस दें, उसको बेल बिफोर अरेस्ट कराएं या अदालत के पेश हो, या उसको नोटिस दें, उसको हियरिंग का मौका दें। और चंद साहब, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात ये, फवाद चौधरी के भाई, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और फिर अब एक और गिरफ्तारी हुई है, जुबैर न्याजी पीटीआई के ओहदेदार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये पे दर पे क्या हम इसको ये इशारा समझे अल्टीमेटली गोल पोस्ट इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है हुकूमत की तरफ से? देखिए बोना, दो चीजें हैं। अगर इदारों को गालियां देना एक सियासत है तो ये पहले भी गलत था, आज भी गलत है, लेकिन गिरफ्तारियां इस मसले का हल नहीं है, पर्चे इन मसलों का हल नहीं है। ये पॉलिटिकल मजाकरात ही, ये सियासत हमें इदारों को एक साइड पे रख के हमें एक दूसरे की पॉलिसियों पे तनकीद करनी चाहिए। एक दूसरे का पोस्टमार्टम हम जिस तरह का पॉलिटिकल अंदाज में करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन ये जो कल्चर है तू तू मैं वाला और गालियां देने वाला और जिस तरह है, मैं समझता हूँ वो गलत था। और एक पॉलिटिकल बंदे की गिरफ्तारी में फवाद चौधरी की जहां तक जबान का तल्लक है तो किसी हद तक वो डिजर्व करता होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पे मैं समझता हूं कि सियासी आदमी के रात को घर जाना और उसको इस तरह गिरफ्तार करना से ये बिल्कुल इसकी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा किसी सूरत भी। और मैं समझता हूं इसको एक पॉलिटिकल अंदाज में डील करना चाहिए हमें। अच्छा, और एक और बात चंद साहब, क्या इसी जवाब से हम ये भी समझे कि खान साहब को भी पॉलिटिकली डील करना चाहिए? क्योंकि आपकी हुकूमत अभी हर तरह से इशारा दे रही है, कभी ढके छुपे अल्फाज में, कभी खुले अल्फाज में, कि खान साहब भी अब जो है ना वो बावर हो जाएं और होशियार हो जाएं, उनकी भी गिरफ्तारी ऑन द कार्ड है। इसका एक बैकग्राउंड है। मैं जब खान साहब के साथ था, चीमा साहब भी गवाह, ये भी बाद में जब मैं गया तो ये उस वक्त की कैबिनेट के हिस्सा थे ये भी। मैं खान साहब को अक्सर कहता होता था कि आपको पॉलिटिकल डायलॉग करने चाहिए, बेशक आप अपनी पॉलिसियों पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अपने एजेंडे की तकमील के लिए, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो खान साहब को मशवरा देते थे वो खान साहब का मूड देख कहते नहीं जी तू मैं बिल्कुल नहीं जी, इनसे हाथ भी नहीं मिलाना, इनके बाद बैठेंगे तो आपका वोट बैंक मुतासर होगा, आपके जो आपका जो नजरिया है उस पर कंप्रोमाइज हो जाएगा, आपकी पार्टी डैमेज हो जाएगी। ये एक मेजॉरिटी पीटीआई के लोगों का बहुत पुराना मौकफ है। हो सकता है उनका उसका वो बेहतर जानते हो, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। देखिए पॉलिटिक्स आपने करनी है, डेमोक्रेसी पार्लिमानी निजाम के तहत करनी है। कंवर दिलशाद साहब और जमशेद चीमा साहब पॉलिटिकल ये देखे
पॉलिटिक्स इज एंगेजमेंट। हाँ, एंगेजमेंट, बिल्कुल Politics is a- बिल्कुल। और आपका भी ये ख्याल था, आपका बड़ा एतराज था उस वक्त कि खान साहब उस वक्त आपकी या आपके जो लाइक माइंडेड लोग थे जो ये एंगेजमेंट की बात करते थे, जो नाकिद है उनके, वो यही कहते हैं कि आप लोगों की बात कम सुनी जाती थी, और जो कहते थे कि जी इनके साथ टक्कर करो और इनके देखिए साथ उसका आज टकराव करें, उनको ज्यादा पजीराई मिलती थी पार्टी में। ठीक है। देखिए अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान हाँ। तो हो रहा है ना, अल्टीमेटली इस टाइम में लूजर कौन है? मुल्क का नुकसान। बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट। मुल्क की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। जी चीमा और साहब, तो देखिए जब मुल्क का नुकसान होता हो तो उस पे फिर सियासतदानों को थोड़ा बहुत अपनी जात को नफी करते हुए, अपने एजेंडे पे कंप्रोमाइज करते हुए, या अपनी पे गुड पॉलिटिक्स बैड पॉलिटिक्स के नजरिए से निकलकर थोड़ा सा मुल्क की जब स्टेट्समैन के तौर पे आप देखेंगे तो बिलाशुबा ये leaders बात सारी चीजों बहुत को बजा सामने है, रखता है। और इस पे चीमा साहब आप बताइएगा, अब आपका क्या ख्याल है? क्योंकि दो व्यूज हैं। एक तो चंद साहब कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए, उन्होंने इस दफा भी बिल्कुल वही उसूली बात की है जो कि वो पहले भी करते थे, लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं कि एंगेजमेंट की पॉलिसी ना अपनाना ये भी खान साहब का एक तर्ज सियासत था। बावजूद कुछ लोगों के, जैसे चंद साहब कह रहे हैं कि मैं और मेरे हमरा कुछ और लोग थे जो उनको कहते थे कि भाई एंगेज करें आप अपने मुखालफीन से, कि इनसे हाथ भी नहीं मिलाना, इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, ये वाली पॉलिसी से निकलें बाहर। और फवाद चौधरी साहब ने अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है, ये भी कंवर दिलशाद साहब का व्यू है। योर टेक प्लीज। देखें, एक तो ये कि मैं नदीम चंद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यू कैन से जो टॉलरेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और एंगेजमेंट या डायलॉग यही मसाइल का हल है, स्पेशली जमहूरियत या सियासत में है ये लिहाजा। और लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे जो बड़ा आदमी जो सुनना चाहता है, ज़्यादा लोग वो सुनाना चाहते हैं। मेरे और नदीम चंद जैसे लोग थोड़े हैं जो आप पहले अपनी राय दें। ये एक है इशू। बाकी जो बात मुझे अफसोस है कंवर दिलशाद साहब की बात से, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मुकद्दस कैसे हो गया, जो हर रोज सुबह दोपहर शाम 3 बार कानून तोड़ता है, फैसले गलत करता है, बड़े नंगे न्यूड किस्म के फैसले करता है। कोई मतलब जिसे कहते हैं पंजाबी में नहीं है, कोई परसेप्शन का इशू नहीं है, क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं है। जैसे मतलब बिल्कुल मुंशी वाली बात मैं रिपीट करूंगा कि जैसे कोई लिखी हुई चीज आजे पढ़ दें, आप साहब कर दें, आपने नीचे रोकड़ा मिला के देना है। अच्छा, आपने भी मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये बिल्कुल सही कहा है फिर फवाद साहब ने, आप तो उन्हें इंडोर्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी हो तो आपको टॉलरेंस बढ़ानी चाहिए। अच्छा सर, एक बात का जवाब फरमाइएगा चीमा साहब, एक गुजारिश है आपसे, आपके तमाम जी बिल्कुल आपकी बात सर आंखों पे, एक और आप सवाल इसी में अपना बात ऐड कर ले। मेरी गुजारिश ये है कि जो भी आपका गिला है वो सेक्रेटरी से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है ना, उनके खानदानों तक जाना, ये आप लोगों ने भी या फवाद चौधरी साहब ने भी, मैं नहीं समझती, मतलब उनके घर वालों का क्या कसूर है इसमें? थोड़ा सा बात करने देना प्लीज, मुझे रोके ना था। जी। दूसरी बात, पहली बात ये, यहाँ पे जब आपकी हरकतें इतनी गंदी हों, आपका क्रेडिबिलिटी इतनी थोड़ी हो, आपकी डिसऑनेस्टी या ऑनेस्टी आपकी इतनी नजर ही ना किसी को आए, आपके फैसले बार बार स्ट्राइक डाउन हों, एक ही पार्टी को या एक कुछ लोगों को आप फिक्स कर रहे हो, बाकी लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो, तो फिर आपकी टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए। आप क्यों तो करते हैं कि लोग आपको हाजी नमाजी कहें, लोग आपको हसैन कहें, लोग आपको फरिश्ता कहें, लोग आपकी इज्जत करें, काम आप बेइज्जती वाले करें, लोग आपकी इज्जत करें, ये तो नहीं होता, ये आइंदा भी नहीं होना। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब मैं समझ शायद किसी हद तक खानदान वाली बात है, ये फैमिली वाली बात, ये ओवर स्टेपिंग है, यहाँ तक नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक नहीं जानी चाहिए, सही यहाँ तक नहीं जानी चाहिए। और वो शायद वो रात 3 बजे जब पता लगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं तो हम गए, तो मैं और फवाद चौधरी इकट्ठे खड़े हैं, आप देखें तस्वीर में तो फवाद चौधरी और मैं दोनों इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिल्कुल हमने देखा है। तो पहले उसमें ओवर स्टेपिंग मैं समझता हूँ है। वहां जब निकले तो इस पर डिस्कशन भी हुई है, और हम आपस में ना थोड़ा हमने डिस्कस नोट शेयर किए कि शायद ये ओवर स्टेपिंग हुई है। अच्छा, यानी तो आपने तो सर ये बड़ी, हमें बहुत बड़ा इंकशाफ आपने किया है कि फवाद चौधरी से जब इसके बाद आपकी बात हुई, वो खुद भी इस बात के या इस व्यू के हामी थे कि थोड़ा उन्होंने ओवरबोर्ड चले गए, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। डेफिनेटली ऐसी बात है, जज्बाती तो रात 3 बजे आने से मतलब जब आए हैं तो थोड़ा नाराजगी वाली बात मौजूद थी एक, और पूछे जैसे कहते हैं ना, एक माजी था उसका। तो अब आप हमें यहाँ पे कंवर दिलशाद साहब हों या कोई और हों या कोई और हों या कोई और हों, हमें इन अदारों को मुकद्दस ना कहने दें, हमने नहीं कहना इनको। या जब आप सुबह दोपहर शाम सियासत में मुलव्वस हों, आप फौजी हों, आप जर्नैल हों, आप जज हों, आप इलेक्शन कमीशन हों, आप क्या नायब हों, जो भी हो, सुबह दोपहर शाम जो सियासत करेगा
उसके बारे में फिर उसकी हाश हो, बाजवा साहब की हाश हो, अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, लोग न्यूट्रल मान लें, वो सही कहेंगे हम सही सियासत में ठीक है। आज के बाद नहीं। मैं जरा जवाब मांग लूं कबर साहब से। होता नहीं, हम एक मिनट हम जी जी, आप अपना आखिरी जुमला फरमाएं, मैं ताकि इसके जवाब भी मांगू और मैं ब्रेक पे भी जाऊं। जी हम सर। सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम आजाद हैं और हम डरते भी नहीं हैं, ना आप इतने दिलेर हैं, ना हम इतने बुज़दिल हैं कि आप बात कर दें, हम गूंगे बन के आपकी सुने, फिर आपके पीछे पीछे चल पड़े, आप आगे अच्छा, पहाड़े बोले, हम हाँ। पीछे पीछे पहाड़े बोले। सर नहीं होना ऐसे। ये आपने बहुत सारे क्वार्टर्स को पैगाम दिया है। बात कर दें, ठीक है। आप इस मुल्क को, हाँ। आजाद होने दें इस मुल्क को, नहीं होना अब नहीं करेंगे हम। बहुत बगावत की तो बात खैर ये तो नहीं ठीक रहेगी, लेकिन जाहिर है एक अपने जैसे ड्यू राइट्स के लिए जो बात करने वाली है ना, वैसे तमाम नजरियाती लोग करते हैं, लेकिन नाजरीन फार फ्रॉम रियलिटी। आफ्टर अ ब्रेक कमर साहब इसका जवाब फरमाएंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। कमर दिलशाद साहब, ब्रेक से पहले आपने चीमा साहब को सुना, उन्होंने कहा ये आप लोग भी मुकद्दस गाय बनना बंद करें। बहुत सारी बातें हैं जो कि उन्होंने बाय नेम आपको मुखातिब करके की। उन्होंने कहा नंगे फैसले किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फिर ये तवक्को की जाती है कि जी आप इस पे एतराज ना करें। और एक कानूनी बात भी साथ फरमाइएगा अपने जवाब में। चीमा साहब ने ये कहा कि कल रात जब 3 बजे रात के ये वाली प्रेस टॉक की गई, फवाद चौधरी और चीमा साहब भी उनके हमरा थे, उसके बाद एज एन आफ्टर थॉट उन्हें ख्याल आया कि ये खानदानों वाली बात थोड़ा ये लोग ओवरबोर्ड चले गए। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर फवाद साहब इस पे माफी मांग लें, एक अनकंडीशनल माफी मांग लें, तो ये पूरा मामला रफा दफा हो जाए? फवाद चौधरी साहब को माफी मांगने का बड़ा शौक है, वो माफी मांगने की आदि माफी मांगते, मुझे पता है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने को जब आदिम स्वाति ने ये कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर दूंगा, तो उस वक्त भी फवाद चौधरी ने बड़े तज़हीक अमेज गुफ्तगू की और जो चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया और कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन लगाया उनके ऊपर, तो उन्होंने माफी मांगी। और वो जुमला उन्होंने बेपुरा सिफारिशें डलवाई थी, बहुत बड़े जेरम के लोग भी गए, आगे पीछे गए, तो चीफ साहब ने एक ही जुमला कहा था कि झंडे वाली गाड़ी में आएंगे और बगैर झंडे के वापस जाएंगे, मैं टिल दी राइजिंग ऑफ दी कोर्ट सजा दूंगा। उसी वक्त माफी मांग रही, पाँव पकड़ लिए, पाँव पकड़े फिजिकली इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन के। फवाद चौधरी साहब ने फिजिकली नहीं सर, एक सेकंड मांगी आज वो सवाल, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरी बात सुने, आज वो सवाती माफी मांगी और हाथ जोड़ के माफी मांगी, चारों मेंबरों के सामने हाथ जोड़ के, जैसे बंदे मातरम नहीं पूजा करते, इस अंदाज से माफी मांगी कि हमें माफ कर दें। और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि कैबिनेट ने कहा था जी इलेक्शन कमीशन को तरकीब करें, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा नहीं करूंगा। माफीनामा इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास मौजूद है। चीफ चीमा साहब कह रहे हैं कि अभी वो माफी मांगे तो मामला दरगुजर हो सकता है, कोई मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जब केस पाएगा, जब माफीनामा पेश करेंगे अदालत में, तो ठीक है, माफी मांगना सियासतदानों का वतीरा रहा है, माफी मांग लें, तो माफ हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माफीनामा होने से तमाम मसले हल हो जाते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये फवाद चौधरी की अच्छा, आपने खासा इसमें एक सतायर रखा है सर। आप कह रहे हैं कि माफी मांग ले, जैसे पहले पाँव पड़े इस दफा भी माफी मांग ले। बहुत दिलचस्प। ये बताइएगा, मांगने की बड़ी आदत है, मुझे पता है, मेरे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, चीमा साहब के दोस्त बाद में बने हैं, हमारे साथ आपके पहले दोस्त हैं, ठीक है। हाँ, माफिया बड़ी मांगते हैं, मुझे पता है, मुझे सारा। और परवेज मुशर्रफ साहब की भी बहुत करीब थे, तो उस टाइम हमारे साथ बहुत आते रहते थे, फिर उसके बाद तमाम हुकूमतें में शामिल रहे, वो बड़े इस मामले में अपने। लेकिन कमर साहब एक बात फरमाइएगा, अभी आपने चीमा साहब को सुना, उन्होंने एक खास टर्म यूज की थी, उन्होंने कहा नंगे फैसले, न्यूड फैसले। अगर ये इलेक्शन कमीशन करता रहेगा तो फिर उसके बाद ये कैसे तवक्को रखी जाए, क्योंकि ब्लैटेंटली इलेक्शन कमीशन इन व्यू ऑफ द पीटीआई बिल्कुल नजर आ रहा है, कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि आप लोग इनके मुखालफों को और मौजूदा हुकूमती पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं ब्लैटेंटली अगेंस्ट द पीटीआई। ये तो कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इंडियन इलेक्शन कमीशन की। मुझे खुद इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जनाब हमारे पास लालू प्रसाद ने हमारी इंसल्ट कर दी। सुबह बिहार का वो चीफ मिनिस्टर जो पाकिस्तान के बराबर है, सुबह बिहार जो है, तो उसके चीफ मिनिस्टर ने जो तस्दीक की इलेक्शन कमीशन इंडिया की, उन्होंने वहीं गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जेल भेज दिया सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। इसी तरह एक बरसी राम वजीर दाखिला इंडिया का, बिल्कुल रहमान मलिक की दर्ज का, उन्होंने जनाब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तौहीन की, उसको वहीं खड़े खड़े जेल भेज दिया।
और जिस वक्त उनके एसपी गिरफ्तार करने आया, उसने धमकी दी कि मैं वजीर दाखिला हूँ इंडिया का। उसने कहा मैं स्टेट का मुलाजिम हूँ, मैं ही गिरफ्तार कर। अच्छा, ये बड़ी तो खतरनाक मिसालें हैं। होते रहते हैं। हाँ। ये तो उनको पता ही नहीं फवाद चौधरी साहब को जी, इलेक्शन कमीशन अपनी आ गया तो कोई हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। वो तो खामोश रहता है इलेक्शन कमीशन का। चलो अदालत ने हमारे केस में इंटरफेयर कर दिया, हम खामोश हैं। आर्टिकल 237 इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला में इसलिए दखल नहीं दे सकता कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वही स्टेटस है जो हाई कोर्ट का है, और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज का स्टेटस है। लेकिन वो खामोश रहते हैं कि कोई बात नहीं। मुझे 4 चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि आप टीवी में बताएं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कोई हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सही मुझे 4 चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर्ड लोगों ने मुझे बताया। यानी आप कह रहे हैं, आपके व्यू में ये तो बड़ापन है इलेक्शन कमीशन का कि इतने इख्तियारात होने के बावजूद भी वो उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वरना तो ये जई तई फेर दे। आपने बड़ी खतरनाक मिसालें दी हैं। ठीक है, मैं इस्तेमाल करना वक्त आ गया, इस्तेमाल करेंगे वो, इस्तेमाल अच्छा आप करेंगे। ये आपकी खबर है सर या आपका तज्जिया है? अभी आप चंद रोज में देख लीजिए, आप चंद रोज में देख लीजिए। जब वो, अब मैं ये बताऊं, मेरे दोस्त बैठे चीमा साहब बड़े अच्छे आदमी है, बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कंडेम किया कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सियासतदानों की अलामत होती है, पहचान होती है। जी बिल्कुल, तमाम नजरियातियों की पहचान होती है। बिल्कुल, लेकिन इमरान खान साहब अपने 4 मीर जाफर मीर सादकों में घिरे हुए हैं। चीमा साहब को पता है, हमें ही पता है। 4 मीर जाफर मीर सादक चंद साहब आपको भी पता है, और किसी को अंदर नहीं आने देते हो मीर जाफर जो है। किसी को अंदर नहीं आने, मुस्कुरा भी रहे चंद साहब, आपको भी वो घेरे में लिया हुआ लोगों ने। अब चीमा साहब अगर दलेरी दिखाए मीर जाफर मीर सादकों को फारिग करे तो शायद इमरान खान बच जाए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान नाहलियत की दहलीज पर खड़े हैं चीमा साहब। मैं आपको अर्ज करता हूँ, बड़ी खतरनाक बात है। ये खबरें पहले भी सरगर्म है, और अभी कमर साहब ने भी इसके ऊपर बड़े इशारे, पक्की बात ही की है। इशारा तो खैर अब क्या ही कहे। ये चंद साहब इसका आप जरा जवाब फरमाइएगा। मीर सादिक मीर जाफर, और मुझे ये बात ना ऐसी एको हो रही है कि फैसल वाडा साहब भी कर चुके हैं। देखिए, मैं चीमा साहब की बात थोड़ा सा जवाब दूंगा। जहां तक कमर दिलशाद साहब की बात का तल्लक है, बात ठीक है। जो सीनियर 4-5 बंदे हैं वो खान साहब को हमेशा लड़ाई का मशवरा देते हैं, मैंने देखा है। और वो मशवरा देने के बाद शायद अगली बारी भी उनकी होती है। खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए तो यकीनन बाय डिफॉल्ट उन लोगों ने ऊपर आ जाना है। लेकिन अलमिया यह है कि पीटीआई का जो वर्कर है वो सिर्फ खान साहब को मानेगा, उनको नहीं मानेगा। लेकिन वो कभी भी अच्छा खान साहब को, मैंने उनको मशवरा देते नहीं देखा मिड कैबिनेट में या मीटिंग्स में या स्पोर्ट्स में। पिछली की बात चीमा साहब ने जो भी बात की है, देखिए अगर ये इदारों को ठीक करने की तरफ आए, इदारों को एस्टैब्लिशमेंट का रोल न्यूट्रल होना चाहिए या ठीक होना चाहिए, तो उस पर तो हम सारे इनको, मैं तो मेरे जैसा तो पॉलिटिकल वर्कर करेगा। लेकिन ये कहना कि हमारी तरफ, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का टाइम आया था तो आजम खान साहब ने जो लिस्ट दी थी और एक फजल अब्बास बेगम साहब का नाम, सही जो रिटायर्ड सेक्रेटरी कैबिनेट, जी और हुकूमत की तरफ से नाम था। लेकिन अपोजिशन ने, पीओ पार्टी ने उस वक्त और चंद लोगों ने उसको इंडिया दिया कि हम इनको कबूल कर लेते हैं। तो उस वक्त फजल अब्बास बेगम साहब को जनरल फैज ने बुलवाया था खान साहब के कहने पे। अच्छा, कि आप जिस तरह हम कहेंगे, जिस तरह पीटीआई के फेवर में आप करेंगे, जो कुछ हम कहेंगे। उन्होंने कहा भाई मैं तो रूल्स के मुताबिक मेरिट वाला बंदा हूँ। हाँ। तो ये चेक आ ले कि उन्होंने क्यों इनकार किया था, और फिर हुकूमत ने खुद अपने दिए हुए बंदे का नाम विड्रॉ कर लिया। और फिर जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब थे, ये भी हुकूमत के नामिनी थे और अपोजिशन ने इनको कबूल कर लिया। तो मैं समझता हूं जो आपकी अपनी लिस्ट में से आपका अपना नामिनी हो, आप उसको इस तरह नहीं किया जाता। आपके पास मौका था, आप हुकूमत में थे, आपने रिफॉर्म्स की, आपने खुद नॉमिनेट किया। ये भी बड़ी खबर है। ये फजल अब्बास साहब तो बड़े, उनकी एक अच्छी इंटेग्रिटी और बहुत अच्छी उनकी पोजीशन है, और आप ये कह रहे हैं कि उनको बुला के एक तरह से तड़ी दी गई, जिस वजह से उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा ये सारा। नहीं, उनको कहा गया कि ये TORs हैं,
हमारे अनऑफिशियल टीओआर हैं। अच्छा, हाँ। जो अनऑफिशियल टीओआर, वो कमर दिलशाद साहब को पता है कि कैसे बुलाया जाता है। हाँ। वो अनऑफिशियल टीओआर, उन्होंने कहा भाई मैं तो इन टीओआर के मानने वाला बंदा नहीं हूँ, माजरत कर ली। तो ये अगर आप चेक कर ले, सारे लोग जिंदा है, आजम खान साहब भी जिंदा है, फजल अब्बास बेकन साहब भी हैं, जनरल फैज साहब भी हैं। तो जब आपकी मर्जी का सारे काम हो रहे हो, उस वक्त तो डेमोक्रेसी भी पीछे रह जाती है, जमहूरियत भी। फिर जब इदारे थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए या थोड़ा सा झुकाव आपकी तरफ ना हो, तो फिर गाली गलोच वजन नहीं रखती। हाँ, आज अगर आप जिस तरह आज पंजाब का बंदा गिरफ्तार हो रहा है, बलोचिस्तान में रोज ऐसे बंदे गिरफ्तार होते हैं। अच्छा, एक और बात है चंद साहब, एक बात फरमाइएगा, क्या ये गिरफ्तारी कभी आपने सुना है कि जमान पार्क में या बनी गाला में या पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा धरना दिया हो जब कोई बलोची गिरफ्तार होता है, या कोई पठान फाटा का गिरफ्तार होता है, या कोई कराची का या रूरल साइड का? अली वजीर तो आपके इत्तेहादी होते हुए बेचारे जेल में बंद हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाते अभी। पहले तो आप लोग ट्वीटें करते थे, अब आप हुकूमत में सर अपने इत्तेहादी को निकाले। मैं अब भी कहता हूँ अली वजीर को रिहा होना चाहिए। मैं अब भी कहता हूँ बिल्कुल रिहा होना चाहिए। और वो गलत बात है, वो गलत बात बिल्कुल नहीं है कि मैं इस साइड पे बैठा हूँ तो मैं कहूँ। मैं पहले भी कहता था कि पीटीएम के साथ भी डायलॉग होना चाहिए, और इन चीजों को उस वक्त भी हम कहते थे, और आज भी मैं समझता हूँ पीटीआई के साथ बैठ के पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी इसमें अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप तैयार हैं? अब भी डायलॉग करना पड़ेगा। लेकिन सर आपके जो मैं कहता हूँ उनको जो हुकूमती जमात प्राइमरीली यानी नून लीग, उनकी तरफ से कोई लचक नजर नहीं आती, खासतौर पे जिस तरह के बयानात राना सनाउल्लाह वगैरह देते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे और कन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं और बिल्कुल दीवार से लगाना। देखें वो ना दो किस्म की रियासत, एक होती है जो टीवी पे बैठ के चलती है, एक होती है जो हुकूमती मामला चलाए जाते हैं, जो बैकडोर। टीवी पे तो गाली गलौज ही चलेगा इस वक्त, सामने मीडिया पे तो यही काम चलेगा। जी ऐसे। लेकिन क्योंकि हर यही गलत बात है, ये अल्टीमेटली ये कल को हर वक्त ये जो आज मैं आपके सामने अल्फाज कर रहा हूँ, आपने तो ये 10 साल बाद भी यही सामने आ जाने अल्फाज। बिलाशुबा। इसलिए हम कहते हैं ये चीजें, मैं इनको कहता था जब फरियाल बीबी को रात को उन्होंने हॉस्पिटल से उठाया था, मुझे भी याद है, फैसल बाडा से पूछिएगा, ढेर सारे मिनिस्टर बैठे थे, एमएस के कमरे में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में। मैंने कहा ये रवायात आप गलत डाल रहे हैं, कल को जब आपकी औरतों पे हाथ आएगा तो आप रोएंगे, आप बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जब आगा समाज को आपने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया तो मैंने कहा ये गलत बात है, कैबिनेट में डिस्कस हुआ, लेकिन मेजोरिटी वो जरा कहते थे नहीं ठीक है, मार के रखो। तो ये ऐसी कौमें, मैं समझता हूँ ऐसे पॉलिटिकल लोग हमेशा खान साहब को नुकसान पहले भी पहुंचाते रहे और आइंदा भी पहुंचाएंगे। मंड के रखो या गलत रखो। चीमा साहब ये खवातीन की गिरफ्तारी, ये अल्फाज नून लीग के हो या पीडीआई के हो या किसी और के हो, ये कभी भी किसी की भी जबान से निकले गलत है। बिलाशुबा जी, मैं इसका जरा जवाब मांग लूं, क्योंकि आपने भी इंकशाफ किया है कि अपने इलेक्शन कमीशन जो अपने नॉमिनी थे इलेक्शन कमिश्नर के लिए, वो विड्रॉ करने पड़े क्योंकि उन्होंने टीओआर, अनऑफिशियल टीओआर नहीं माने। कंवर साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तो बहुत पावर्स हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन अब करेगा। चीमा साहब, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? अब आप तैयार हो जाएं, अब वो तमाम जो लीनियंसी थी ना वो खत्म हो गई है बकौल कंवर साहब के। और अभी चंद साहब ने भी बताया है कि किस तरह से आपने अपने नॉमिनी को विड्रॉ किया क्योंकि उसने आपके अनऑफिशियल टीओआर मानने से इनकार कर दिया था जो उनको जनरल फैज के थ्रू दिए गए थे। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मोस्टली जो बातें चंद साहब ने की हैं उनसे इत्तेफाक करूंगा। मैं वो मंदूर पश्तीन के हवाले से हूँ या अली वजीर के हवाले से हूँ या बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के हवाले से हूँ या कबायली इलाका जात जो है या मर्द डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आप पहले बॉर्डर में KPK के हवाले से हूँ। हमें सच्ची बात है उनके दुख का एहसास नहीं होता था। हम यहाँ से बैठ के समझते थे कि हमें बताया जाता था कि वो दहशतगर्द है और हम मान लेते थे। अब हमें समझ आती है कि दहशतगर्द, मतलब मैं भी दहशतगर्द हूँ, 6% मुझ पर भी दहशतगर्दी के हैं, 4 मेरी बीवी पे भी हैं। इस मुल्क में दहशतगर्द बनना सबसे आसान है, अल्लाह माफ करे इस हिसाब से चला जाए। हाँ, मुल्क में ये गद्दार और दहशतगर्द करना, ये गद्दार बनना भी बहुत आसान है इस हिसाब से चला जाए तो। एक पार्टी के पास मतलब काफिर बनना भी, अस्तगफिरुल्लाह, जिस पे दिल करता लगा देते थे। अब थोड़ा सा एक आध बार उनका नाम आया तो वो बड़ा गुस्सा करते हैं। मैं समझता हूँ ये
यू कैन से कि चंद साहब के साथ इत्तेफाक करने के बाद में जो बात अब कर रहे हैं कमर साहब, मुझे इसका बड़ा ही अफसोस है, मुझे इसका बड़ा ही अफसोस है। देखें, पिछले हम देख रहे हैं 1970 से मैं देख रहा हूँ, चंद साहब मुझसे कोई 2-4 साल छोटे होंगे, मैं पहली क्लास में था 1970 में। बेसिक जो बात है कि आज तक हमने कभी इल्जाम नहीं सुना इंडिया के बारे में कि उनके इलेक्शन कमीशन ने धांधली वहां पे हो गई है, कोई कभी नहीं सुना। वी हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। जो वो लोग जो हैं उनके इख्तियारात हों, वो अपने इख्तियारात एक्सरसाइज करें, हमें समझ आती है। जो लोग पार्टनर हों धांधली करने में, कराने में, हर वक्त गलत फैसले कर रहे हों, किसी का एजेंडा टो कर रहे हों, सारे इंसान समझें आप लोगों को। लोगों ने नहीं, आप कुछ भी कर लें, आप टांग तोड़ लेंगे, बंदे मार देंगे, टैंक चढ़ा देंगे, तोपे चढ़ा, क्या कर लेंगे आप? क्या आप धमकियां दे रहे हैं? नहीं होता ऐसे। यहाँ पे बाजवा साहब ने कितनी ज्यादा क्वेश्चन की, बाजवा साहब ने क्या कुछ नहीं किया, तो हुआ क्या है? एक बंदा अपनी राय से पीछे गया, आजम स्वाति पीछे चला गया, उमरान रियाज चला गया, अरशद शरीफ चला गया, जमीर फारूकी चला गया, याज अमीर चला गया। किस बंदे ने अपनी राय से रजू किया? किसी ने। लोग गुलाम नहीं है। आप कहाँ फिर रहे हैं? आपने डिक्टेटरशिप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करके आपका इशारा कहीं और है। जी जी, एक मिनट, आप में डिक्टेटरशिप की रूह आ गई है। ये जो लोग है ना यहाँ पे, अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट, जिनका 134वां नंबर है, इनका हक ही नहीं बनता कि आप पहले के 134वां नंबर वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका हक ही नहीं है। 134वें नंबर वाले का क्या हक है? उसको वो डिजर्व ही नहीं करता। यानी आप कह रहे हैं कि एक्शन तब आप करें, एक्सरसाइज अपने राइट्स तब करें जब आपका कंडक्ट फ्लॉलेस हो, जिसके ऊपर बात ना कर पाए। ये आप देखें, भुट्टो को फांसी दी, यहाँ की अदालत ने भुट्टो को फांसी दी, किसने माना? और अल्टीमेटली अदालत ने माना कि हमने गलत किया। बिल्कुल वही काला फैसला कहलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। के बाद में आपने माना कि गलत किया था, और अल्टीमेटली अदालत ने माना। राइट, मुझे खुशी है कि चले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पर कुछ कंसेंसस कर पाए इस प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब। तो आप कौन होते हैं उनका डिफेंड? सही हो गया, पॉइंट मेड। सलीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, चंद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और कमर दिलशाद साहब थैंक यू टू यू टू। नाजरीन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।